आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्राकृतिक खेती से किसानों को लाभ। किसान भाई हो, प्राकृतिक खेती से तात्पर्य है विष रहित खेती, जेमा हम रासायनिक खाद के उपयोग कम करत पूरा बंद कर दन। प्रकृति से ही हमन कीटनाशक बनावन। प्राकृतिक खेती के मतलब है कि हमारे जो आस पास जो वस्तु है, जो चीज़ है, जेकर से हम खेती कर सकन, प्रकृति से हम जुड़ करके खेती कर सकन, चाहे वो कीटनाशक के बात हो चाहे कोई हो, वही प्राकृतिक खेती है। अब ये विषय में चर्चा करे बर, जानकारी दे बर हमारे संग में आए हवाए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, निदेशक अनुसंधान। त्रिपाठी जी, आपन के कार्यक्रम में स्वागत है। तो किसान भाई हो, चर्चा ला तो आगे अभी हम जारी रखबो, लेकिन एक फिल्म बने हैं, वह फिल्म देख के हम जानबो सीखबो कैसे ढंग के प्राकृतिक खेती करना है। बेहतर फसल, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, प्राकृतिक खेती से होता है किसानों को लाभ अपार। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मेहनत और लगन से जब किसान खेती करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप फसल अच्छी होती है, तो किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। सही बीज का चयन, सही मिट्टी, समुचित पोषण और मौसम का ध्यान रखते हुए जब खेती की जाती है, तो फसल भी अच्छी होती है, और फसल अच्छी होती है तो कीमत भी अच्छी मिलती है। अच्छी कीमत मिलने से किसानों को लाभ भी अधिक होता है। वैसे तो पारंपरिक रूप से खेती के साथ ही अब आधुनिक खेती भी करने लगे हैं हमारे प्रदेश के किसान, लेकिन प्राकृतिक विधि से खेती की जाए तो लागत में कमी आती है। लागत में कमी इसलिए आती है क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसान जीवामृत और बीजामृत तैयार करते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर उनकी निर्भरता नहीं होती, और यही वजह है कि लागत कम होती है। जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम होने की वजह से
मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो जैविक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कम नहीं होने पाती बल्कि बढ़ती ही है। इसका लाभ ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा भी कई तरह से लाभकारी है प्राकृतिक खेती। इसीलिए तो किसानों को भाती है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में कार्बन निर्धारण बढ़ता है, जैव विविधता भी बढ़ती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने से जल स्तर बढ़ता है और जल प्रदूषण कम होता है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसल जब भोजन के रूप में थाली में सजती है तो रसायन मुक्त भोजन उपभोक्ताओं के लिए और किसानों के लिए भी स्वादिष्ट और बेहतर स्वास्थ्य देने वाला होता है। ऐसे ही मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होने से सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं के प्रति खेत अधिक लचीले हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती के लाभ हैं अनेक। सुधरता है किसानों का जीवन स्तर जब लहलहाते हैं उनके खेत। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहबो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि कृषि उन्नत हो, स्वास्थ्य बेहतर हो और प्राकृतिक खेती किसान मन करे, ऐसे मनसा है। तो आप मन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का प्रयास करत है किसान मन के मदद करत, कैसे मदद करत है कि वो मन प्राकृतिक खेती करे? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला काम तो हमने किया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायपुर जो हमारा कैंपस है उसमें हमने 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती का एक मॉडल तैयार किया है जी, जिसमें हम प्राकृतिक विष मुक्त खेती करते हैं। मतलब उन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं जो खेत में उपलब्ध होती है, जिसमें देसी गाय का गोबर और गौमूत्र प्रमुखता से उपयोग किया जाता है जी। दूसरी बात, इसी प्रकार के सभी जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर भी हमने मॉडल तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसमें उस ज़िले के किसानों को ले जाके प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, विभिन्न फसलों की प्राकृतिक खेती के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रशिक्षण हम देंगे जी। इसके साथ साथ ही जो आपने बताया, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती पे राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जी जी। इसके अंतर्गत पूरे देश में और अपने छत्तीसगढ़ राज्य में भी जी प्रत्येक जिले में लगभग 125 एकड़ जी खेतों में, किसानों के खेतों पर प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उसके लिए पूरे प्रदेश में जी लगभग 900 कृषि सखियों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में बुलाकर। ये कृषि सखियाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक जी और जो अपने राज्य में पहले से अपने गांव में खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, ऐसे किसान भाई मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करके अन्य किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती सिखाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है जी कि आने वाले वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में लेकर आएंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम 125 एकड़ हर ज़िले में, ऐसा आप भी बता रहे हैं। मैं हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आप बताएं। देखिए, प्राकृतिक खेती का प्रमुख जो उद्देश्य है जी वो है कि जो भोजन हम किसान भाई आम उपभोक्ता को, समाज के लोगों को उपलब्ध कराते हैं, वो रसायन मुक्त हो, जहर से और विष से मुक्त हो जी। क्योंकि कृषि कार्य जो भी करते हैं उसका हमारा 90% उत्पादन जो है वो खाने के रूप में उपयोग होता है, भोजन के रूप में होता है जी। और ये सीधा, यदि भोजन विष से युक्त होगा, उसमें रासायनिक
कीटनाशक आदि के तत्व जाएंगे तो वो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारी आम जनता को प्रभावित करेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे घातक बीमारियां भी उनको होती हैं। जी। तो पहला उद्देश्य है आम जन को, देश के आम नागरिक को, आम भाइयों को विष मुक्त भोजन उपलब्ध कराना। जी। दूसरी बात है हमारी मृदा लगातार भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों, कीड़े बीमारी की दवाई के कारण एकदम हमारी मृदा की उर्वरता भी ख़त्म होते जा रही है। मृदा एक जीवित माध्यम होता है, उससे वो एक मृत माध्यम बन रहा है। जी जी। क्योंकि भारी मात्रा में रसायन के उपयोग से मृदा में, जैसे 1 ग्राम मृदा में अच्छी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार मट्टी कहते हैं जी, उसमें 10 करोड़ तक के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं 1 ग्राम मट्टी। 1 ग्राम में 1 ग्राम मट्टी में 10 करोड़ जीवाणु होते हैं जो हमारे को लाभदायक होते हैं। जी। रसायनों के भारी उपयोग से ये हमारी मृदा मर रही है, मतलब हमारे जीवाणु मरते जा रहे हैं। जी। तो मृदा की जो पैतृक क्षमता है, खुद की कैपेसिटी, वो ख़त्म हो रही है। जी। तीसरा काम इसमें ये मृदा उर्वरकता बनाना है। तीसरा हमारा उद्देश्य है किसान भाइयों का बहुत सारा पैसा महंगे रासायनिक उर्वरक खरीदने में, महंगे कीटनाशक खरीदने में खर्च होता है। जी। जिससे उनके आमदनी का एक बड़ा भाग जी जो है वो इन चीज़ों की खरीद में, रसायनों की खरीद में चले जाता है। तो उसको बचाना है। इसके साथ साथ पर्यावरण को संतुलन करना है। जी। क्योंकि भारी रसायन के उपयोग से जो हमारे लाभकारी पशु पक्षी जीव जंतु सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सब मर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उसके कारण पूरी प्रकृति का संतुलन गड़बड़ रहा है। जी जी। अकेला मानव ही पृथ्वी में, प्रकृति में नहीं है। जी जी। जैसा हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति में कहा गया है, जी। 84 लाख प्रकार के जीव इस प्रकृति में रहते हैं। जी जी। यदि कोई भी संतुलन बिगड़ेगा तो उसका विपरीत प्रभाव स्वयं मानव पर पड़ेगा। जी। तो प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखना हमारा ये तीसरा बात। जी। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद मिलेंगे उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। बहुत सारे देश में ऐसे कृषि उद्यमी तैयार हो गए हैं जो प्राकृतिक खेती से अपना अनाज उत्पादन करके, फल फूल सब्जी उत्पादन करके बाजार में जा रहे हैं। उनको उपभोक्ता अच्छे खाद्य पदार्थ के लिए अच्छा मूल्य देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार प्राकृतिक खेती करने से किसान भाइयों के आय में भी वृद्धि होगी और उनके खर्चों में कमी होगी। जी। त्रिपाठी साहब, अभी हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ किसान भाई, राम राम। कौन बोलत हो, कहाँ बोलत हो, अपन प्रश्न करो। योगेश जांगड़े बोला था, हम सिरवा बांधा बेमेतरा ले। जी जी जांगड़े जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन प्राकृतिक खाद हम जैसे बनाना चाहते हैं जी, तो ये महंगा रही थे कि सस्ता रही थे? हाँ बढ़िया प्रश्न है आपके। वो खुद खाद बनाना चाहते। जांगड़े जी, बहुत अच्छी बात है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य ही है कि हम खाद बनाने, उर्वरक बनाने, दवाई बनाने में उन्हीं सामान का उपयोग करेंगे जो हमारे घर में और हमारे खेत में उपलब्ध है। जी। इसीलिए इसकी जो लागत है बिल्कुल एकदम कम आएगी, क्योंकि इसमें अपने पास में गांव में देसी गाय रहती है, तो देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, इसी प्रकार जो हमारे खेत खलिहान में गांव में पेड़ रहते हैं उनके पत्तियों का उपयोग करके हम खाद भी तैयार करेंगे और हम कीटनाशक भी तैयार करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल लागत नहीं आएगी, बिना लागत के ये सब चीज़ गांव में उपलब्ध है। जी बहुत बढ़िया। त्रिपाठी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में किन किन सामग्री का हमको उपयोग करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमको चाहिए प्राकृतिक खेती में, उसके बारे में भी बताएं हमारे किसान। देखिए, अपन जब भी किसान खेती करता है तो सबसे पहले जाता है बीज बोता है। जी। खेत की तैयारी करने के बाद, हल जोतने के बाद बीज होता है। तो हमको सावधानी बरतनी पड़ती है कि हम जो बीज अपने खेत में डाल रहे हैं जी, वो खेत की मिट्टी में जाने के बाद उसमें खेत में जो रोग जीवाणु हैं, बीमारी के कीटाणु हैं जी, वो हमारे बीज को सड़ाएं गलाएं ना, इसके लिए हम बीज उपचार करते हैं। जी जी। प्राकृतिक खेती में हम बीज उपचार करते हैं बीजामृत से। जी। इसके लिए बीजामृत बनाने के लिए हमको ये करना पड़ता है कि एक डब्बे में या एक बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में, ड्रम में 20 लीटर पानी हम ले लेते हैं। जी। सादा पानी। जी।
और 5 किलो गोबर को एक कपड़े की पोटली में बांध देते हैं और वो उसमें उसको लटका देते हैं अपन उस ड्रम में, पानी के ड्रम में जी। अब उसको 12 घंटे तक हम डूबा रहने देंगे जी। फिर इधर अपन काम करते हैं, एक कांच की बोतल में 1 लीटर पानी ले लिए और उसमें 50 ग्राम चूना मिला के रख दिए जी। 12 घंटे दोनों चीज़ को रखे रहने दिए। सुबह क्या किए, अपन ने अच्छे से वो गोबर की पोटली को पानी में अच्छे से निचोड़े जिससे उसका पूरा अर्क जो है पानी में आ जाए जी। उसके बाद में अपन जो है ये जो चूना पानी है 1 लीटर उसमें उसी पानी में मिला देते हैं, वो 20 लीटर पानी में गोबर का पानी जो है जी। उसके बाद में अपन उसमें गौमूत्र मिला देंगे 5 लीटर। उसके बाद में अपन उसमें जो मट्टी है अपनी खेत की मट्टी है, जंगल की मट्टी है, काली वाली अच्छी है तो वो ज़्यादा अच्छी है, या पेड़ के नीचे की मिट्टी को मिला देते हैं। इस प्रकार जो घोल तैयार हो गया अपना, ये घोल को अपन क्या करेंगे, ये जीवामृत है यही? ये है बीजामृत। अच्छा, बीजामृत। अच्छा, ये बीजामृत है। फिर बीज को लेंगे, 1 किलो बीज में 40-50 मिलीलीटर वो ये बीजामृत बनाया है उसको अच्छे से बीज के ऊपर में मिला देंगे, उपचारित करेंगे। वही उपचारित करेंगे, एक परत बन जाएगी तो अपना बीज जो है उपचार हो गया, सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित हो जाएगा। जब ये बीज बोएंगे अपन खेत में जी, जो मृदा में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु हैं, जो बीमारी है, रोग है, उसके जीवाणु इसमें बीज में नहीं लगेंगे जी, जी, और जी, बीज जी, अपना बढ़िया उगेगा जी। दूसरा आता है, जब बीज उग गया तो अपने को पौधे जब बड़े होते हैं तो उनको पोषण के लिए अपने को कुछ खाद पानी देना पड़ता है जी। तो प्राकृतिक खेती में इसको जीवामृत कहते हैं जी। ये जीवामृत बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना एक 200 लीटर का ड्रम आता है, 200 लीटर का ड्रम ले लिए पानी का, पानी रख लिए, उसमें 10 किलो गोबर, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र को मिला दिए अपन जी। उसके बाद में इसी में हमने 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन जी, और लगभग आधा किलो खेत की मिट्टी या जंगल की मिट्टी या पेड़ के नीचे की मिट्टी को हम जी मिला लेते हैं जी। इसको अपन ने रख दी 48 घंटे के लिए जी। और उसके बाद इसको 8 से 10 दिन के अंदर इसका खेत में पानी के जहाँ अपन सिंचाई देते हैं वहाँ की नाली में यदि डाल दें तो 1 एकड़ में 200 जो लीटर मैंने बताया था ड्रम में बना है जीवामृत, उसका उपयोग कर सकते हैं जी। आप। ये जीवामृत तो उपयोग हो गया, इसके अलावा एक ठोस जीवामृत भी बनता है जिसको घन जीवामृत कहते हैं अपन, ठोस रूप में रहता है, खाद टाइप का जी। उसके लिए अपन 100 किलो गोबर ले लेंगे, 100 किलो गोबर में 5 लीटर अपन गौमूत्र मिला देंगे, इसी प्रकार 1 किलो गुड़ मिला देंगे, 1 किलो बेसन मिला लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी मिला देंगे और इसको अच्छे से मिला के सबको 8-10 दिन छाँव में सुखा लेंगे पेड़ के नीचे। जब सूख जाएगा तो उसको बारीक पीस लेंगे तो वो अपनी खाद बन गई जी। तो जैसे अपनी धान वगैरह वाली फसल है तो इसमें लगभग 300 किलोग्राम प्रति एकड़, और दलहन की फसल है तो 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको खाद के रूप में सीधा खेत में छिड़काव कर सकते हैं जी। तो ये अपना खाद का काम कर लिया जी। ये बात हो गई आपकी, खाद हो गया और आपका बीज उपचार हो गया। अब रहती है बाद में कीड़े बीमारी आते हैं। 2 प्रकार के कीड़े लगते हैं। एक कीड़े होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि पत्तियों पे फसलों की बैठ के उसका रस चूसते हैं जी। तो उनको रोकने के लिए अपन प्राकृतिक खेती में नीमाशास्त्र करके कीटनाशक बनाते हैं। अच्छा, प्राकृतिक रूप से भी जी, कीटनाशक प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक कीटनाशक, उसको नीम अस्त्र, नीमाशास्त्र कहते हैं जी। उसके लिए क्या करेंगे, 100 लीटर पानी ले लिए अपन ने और 5 किलो नीम की पत्ती छोटी छोटी काट के उसमें डाल दी जी। उसके बाद में उसमें भी 5 किलो गोबर थोड़ा कम भी ले सकते हैं आप, लेकिन 5 लीटर गौमूत्र, गोबर ऐसा मिला के और मिट्टी मिला के आप उसको घोल बना लिए। 48 घंटे तक के आपने उसको रख लिया जी। त्रिपाठी साहब, अभी एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हम जारी रखेंगे, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आपमन के स्वागत है। और जैसे कि हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक खेती के बाद, तो सर आप जो प्राकृतिक खेती में कीटनाशक के बात करते हो वो कल पहले हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़ गया हुआ है, वो अपन प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ किसान भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मेरा जिला बाराबंकी और उत्तर प्रदेश से। जी मिश्रा जी, ये चाहता हूँ जो हमारा बीजा अमृत होता है ये किस काम में लिया जाता है? जीवा अमृत हमारे खेतों में कैसे काम करेगा? मल्चिंग और दासामा, इससे कौन कौन हम उपयोग कर सकते हैं एकड़ के हिसाब से? और जब पौधे का संरक्षण करते हैं तो इसमें जो हमारा अग्नि शस्त्र होता है ये किस समय हम काम देंगे? और ब्रह्मास्त्र से हम क्या करेंगे? और नीमास्त्र हमारा खेतों में कौन सा काम करेगा? जी वो कीटनाशक के बारे में भी पूछ रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। बीजामृत का उपयोग हमको बीज के उपचार के लिए करना है। जब हम बीज बोते हैं उसके पहले 12 घंटे 15 घंटे पहले हमको बीज उपचार करना होता है। तो उसकी विधि मैंने अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे, बीजामृत कैसे तैयार किया जाए वो बताया। इसी प्रकार पोषण के लिए, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जीवामृत का उपयोग किया जाता है। इसको आप महीने में 2 बार उपयोग करें। उसके बनाने की विधि जीवामृत की मैंने बताई थी। कीड़े बीमारी लगने पर नीमाशास्त्र का उपयोग करना है। नीमाशास्त्र बनाने की भी विधि बनाई है, जो कि पानी 5 किलो नीम के पत्ते, 100 लीटर पानी, 1 किलो गोबर और 5 किलो गौमूत्र के माध्यम से बनाया जाएगा। इसको 48 घंटे इन दोनों सब चीज़ को मिला के रखना है और प्रति एकड़ लगभग 100 लीटर 1 एकड़ में इसको पन्नी छिड़काव करना है, मतलब स्प्रे में भर के खुले खेतों में डालना है। इसके साथ ही हम एक और प्रकार की कीड़े बीमारी होते हैं जिसमें कीड़े हमारे पत्तियों को खाते हैं। जी, वो पत्तियों को खाने वाले कीड़ों को, सुंडियों को रोकथाम करने के लिए, उनको मारने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। जी, ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है उससे बड़ा शस्त्र नहीं है। यदि ये शस्त्र का उपयोग किया गया तो सारे कीड़े बीमारी आपके दूर हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें नीम की पत्ती लेते हैं, करंज की पत्ती लेते हैं, बेल की पत्ती लेते हैं, सीताफल की पत्ती लेते हैं और इन पत्तियों को छोटा छोटा काट के हम गौमूत्र लेते हैं 10 लीटर और इसमें पकाते हैं इन पत्तियों को। जब तक पकाते हैं जब ये 10 लीटर पानी 5 लीटर ना हो जाए, आधा रह जाए जी। और इससे जो हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा उसको 48 घंटे रख के फिर हम 1 एकड़ में मात्र 2 से 3 लीटर इसका उपयोग करते हैं और इसको पन्नी छिड़काव करते हैं। महीने में 2 बार कर सकते हैं पन्नी छिड़काव, मतलब स्प्रे में भर के, जिससे आपके जितने पत्तियों को खाने वाले, आपकी तनों को नुकसान पहुंचाने वाले तना छेदक टाइप के कीड़े हैं वो मर जाएंगे। जी, जहाँ तक मिश्रा जी आप पूछ रहे थे आच्छादन का सवाल है, देखिए इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है। हम यदि आच्छादन करते हैं फसल अवशेषों से, आच्छादन का मतलब है जैसे 2 कतारों में हमने फसल को बोया है तो बीच की भूमि खाली रहती है। यदि वो भूमि खाली रहती है तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। यदि वो भूमि खाली रहती है तो उस पर सीधी धूप पड़ती है, उसके कारण पानी की भी कमी हो जाती है क्योंकि वाष्पीकरण के माध्यम से पानी ऊपर हमारा चले जाता है। तीसरा बात, यदि उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो हमारे जो ज़मीन में केंचुए हैं, हमारे ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं। तो उसको हम आच्छादन को कहते हैं मल्चिंग। 2 कतारों के बीच में फसल की हम जो पुरानी, जैसे खरीफ में फसल लगा रहे हैं तो रबी की फसल के जो हमारे अवशेष हैं, पराली है, गेहूं के, चना का, जो भी हमारे पास अवशेष बचा हुआ है उसको दोनों कतारों के बीच में यदि हम बिखेर देते हैं
मल्चिंग हो जाती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर दूसरे खरपतवार नहीं उगते। दूसरी बात, वाष्पीकरण रुक जाता है तो पानी की कमी अपने को नहीं होती। तीसरी बात, एक माइक्रो क्लाइमेट, छोटा पर्यावरण ऐसा डेवलप हो जाता है, माइक्रो क्लाइमेट वहाँ पर पौधों के बीच में, जिसमें केंचुए और सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे वे पौधों को मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरा, त्रिपाठी जी एक बात और जरूर हम जानना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं और जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में जरूर आप बताएं। जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे तो शुरू के 1-2 वर्षों में, चूँकि आपका भी उसमें मास्टरी नहीं रहता, आपको प्रशिक्षण नहीं रहता या आपको पूरा अनुभव नहीं रहता, तो शुरू के 1-2 वर्षों में आपके उत्पादन में थोड़ी गिरावट आ सकती है। जी। लेकिन गिरावट आने के बाद, लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से उत्पादित की गई आपकी सब्जी है, आपका चावल, दाल, गेहूँ है, तिलहन है, फल है, बाज़ार में उसके अच्छे रेट मिलेंगे, तो आपके उत्पादन में कमी को रेट के माध्यम से भरपाई की जा सकती है। जी त्रिपाठी जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि मान लो वो प्रशिक्षित नहीं है किसान, तो थोड़ा सा, तो वो अगर मान लो वो प्रशिक्षण लेकर के प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था है, क्या उनको सुविधा दी जा सकती है, वो कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं? हम लोगों ने जैसा अभी अपने विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती का मॉडल तैयार किया है, वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, इसी प्रकार पूरे प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में फैले हुए हैं जी। वहाँ पर भी हम प्राकृतिक खेती का मॉडल तैयार कर रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कृषि सखियों को प्रशिक्षण देके लगभग 900 कृषि सखियों को तैयार किया गया है जी। तो जो भी किसान भाई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जो भी भाई प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, अपने ज़िले के कृषि अधिकारियों से या अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, उनको पूरा प्रशिक्षण और व्यवस्थाएं दी जाएगी। जी, बहुत बढ़िया जानकारी अभी आप दे रहे थे। और त्रिपाठी जी, बहुत कम समय में आपने गागर में सागर भरने का काम किया। हमारे किसानों को किस प्रकार से जीवामृत, बीजामृत, कैसे प्राकृतिक खेती करना है, कैसे लागत में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, ये तमाम विषयों पर और तमाम बातों के ऊपर आपने प्रकाश डाला है। किसान भाइयों को आपने बहुत विस्तार से बताया है। आप आए हमारे दूरदर्शन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसान भाइयों, अभी हम सुन रहे थे और किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के कितने फ़ायदे, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, लागत में कमी आएगी और हमारा आर्थिक उन्नति होगी और देश समृद्ध होगा, हम स्वयं समृद्ध होंगे, आर्थिक उन्नति हमारी होगी, स्वास्थ्य हमारा बहुत बेहतर होगा। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप प्राकृतिक खेती करें, स्वस्थ रहें, भारत को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ रहिए। बस आज इतना ही। आने वाले समय में फिर नई नई जानकारी, तकनीक, विधि के साथ उपस्थित होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।